मैं आपके सामने रखूंगा कुछ पॉइंट्स जिसमें देश के निर्माण की बात, भविष्य के निर्माण की बात। आप में से कितने लोग 25 साल से कम उम्र के हो? सारे ही? कितने लोग 21-22 साल की उम्र से कम कम हो? करीब करीब सारे ही। 20 से कम कितने हो? गुड। अब देखो, 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, आप लोग जनरली सबके सब करीब करीब 45 साल, 45 से 50 की एज के होंगे, राइट? होंगे? डर लगता है। 45, बाप रे, 45, 50, ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है। 45-50 डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाला पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे पार्टी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो। 45 से लेके 55 वाला जो पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, एग्जीक्यूशन वाले होते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। इस एज ग्रुप में आप लोगों का जब 2047 में आप लोग होंगे जो कि मैक्सिमम भारत के डिसीजंस लेंगे। आपकी जो जनरेशन है, ये जनरेशन होगी जो कि भारत के मैक्सिमम डिसीजंस लेंगी। आपके एस्पिरेशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, आपने दुनिया देखी है। आप सब के सब ऐसे हो जिन्होंने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इसके साथ पैदा हुए हो। हम लोगों की जो जनरेशन थी, हम लोग इतने एक्सपोजर नहीं था हम लोगों को। आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर है, दुनिया देखिए। तो आप लोगों के मन में आता है कि हमारे यहाँ भी जो कुछ भी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हाईवेज हो, वो सब के सब वर्ल्ड क्लास हो। ये एस्पिरेशन है कि नहीं? कितने लोगों के है? कितने लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ भी रेलवे स्टेशन, ट्रेन्स वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए? सभी सोचते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं सोचता है कि नहीं होनी चाहिए? शायद ही कोई होगा, नहीं है। गुड। एस्पिरेशनल जनरेशन हो आप सब। आप सबको एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशन है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है और एक कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपने देखा है कि इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी जनरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हम हर एक फील्ड में वर्ल्ड क्लास चीज़ें बनाएं। जब मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, उन्होंने ये प्रोसेस हर सेक्टर में चालू किया। स्पेस हो, मेडिकल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, हाईवे हो, हर सेक्टर में अपने जितने भी उनके मंत्री मंडल में साथी थे, सभी को एक ही चीज़ बोली, हर एक काम जो भी करना, जो भी आप करना चाहो, उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जाना है। रेलवे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चालू होता है, रेलवे की बात जब भी करते हैं तो स्टेशन की बात आती है, राइट? स्टेशन की बात आती है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शुरू ही होता है स्टेशन से। हम जब भी रेलवे से जर्नी करना, कितने लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं? करीब करीब सभी। कुछ ही लोग हैं जो रेलवे से ट्रैवल बिल्कुल नहीं करते, राइट? कितने लोग गांवों में पैदा हुए? मैं तो गांव में पैदा हुआ था, छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव में पैदा होकर शहर जाते हैं तो शहर जाते हैं, या तो बस से जाते हैं या रेल से जाते हैं, राइट? रेलवे स्टेशन इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे स्टेशन अपनी एंट्री है। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये ठीक हो गया। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। आपके सामने ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, नया डिज़ाइन। अभी पुराना डिज़ाइन तो देखा होगा लोगों ने, शायद फोटो वोटो में देखना, नहीं तो आज गूगल करना या यूट्यूब पे जाना, इंस्टा पे जाना। ये नया डिज़ाइन है जिसका आज टेंडर निकल गया है। आप देखो, ये दोनों जो डोम्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स, प्लेटफॉर्म्स, वो सब इसके नीचे है। ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड, चारों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए, राइट?
पूरा इस थॉट प्रोसेस से बना है कि कहीं पर भी आज के हिसाब से नहीं, आज से 25 साल, आज से 50 साल के बाद में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब हर जगह अंदर रूफ प्लाजा, खूब अच्छी ओपन स्पेस हो, अच्छा फूड कोर्ट हो, वेटिंग एरिया हो। जिनके बच्चे हैं, आप लोग तो अभी नौजवान हो, यहाँ से निकलोगे उसके बाद में फिर शादी वादी, फिर बच्चे, तो जब बच्चे साथ ट्रैवल करते हैं तो कब एक इधर दौड़ रहा होता है, एक उधर दौड़ रहा होता है, राइट। उनके लिए खेलने की अलग से जगह हो, प्रॉपर हर जगह की। अब गुजरात में कोई स्टेशन है तो वहाँ खाखरा तो मिलना ही चाहिए ना स्टेशन पे, ना नहीं मिलना चाहिए थेपला भी मिलना चाहिए, फाफड़ा भी मिलना चाहिए। तो लोकल एरिया की लोकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग से वहां पे शॉप्स रहे। हर तरह की सोच के साथ ये स्टेशंस का डिजाइन है। अहमदाबाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? देखें, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है देखें कौन है वो उसके पास वाले लोग उसको परेशान करने लग जाएंगे। गुड। सेम डिजाइन के प्रिंसिपल्स, प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स के ऊपर एक रूफ प्लाजा, और रूफ प्लाजा ये आगे जाएंगे हम जब, ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ गई। अगर ये सारा हिस्सा इस तरफ का, राइट, और बाहर का एरिया जितना भी उसके ऊपर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, और चारों तरफ एलिवेटेड रोड, एक बिल्कुल पुल जैसे फ्लाईओवर होता है वैसा। इन सब में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस दिया गया है, क्योंकि करीब करीब 2000 स्टेशन बनाने हैं, और अभी चालू कर रहे हैं अपन 200 स्टेशन से। सुबह तक 199 थे, वो बीच में आनंद वालों ने रोका और कहा कि हमारा भी करना है, तो फिर 199 प्लस 1 200 हो गए। आनंद स्टेशन भी ऐड हो गया इसमें। तो 200 स्टेशन अभी शुरू में ले रहे हैं, उसके बाद में और ये कंप्लीट करके और आगे जाएंगे। कंप्लीट नए तरीके से कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी। कैसे? आप ये येलो देख रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, येलो प्लेटफॉर्म्स है, और ये बीच में ट्रैक्स है। कंप्लीट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा, स्ट्रक्चरल फाइबर्स लेके, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लेके, प्लेटफॉर्म के ऊपर पिलर्स लगाए, उनके ऊपर एक रूफ बनाई, एलिवेटेड रोड बनाई चारों तरफ, एक और लेवल रूफ का, उसके ऊपर और उन्हीं पिलर्स को ऊपर लेते आए, और कंप्लीट फाइनल रूफ, और चारों तरफ बड़े मल्टी मॉडल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट? ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जब आती है, आपने वीडियो में देखा होगा कई बार, अगर जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा सा इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, वो लोग वीडियो देखना। दुनिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 30 दिन के अंदर 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। मतलब 15 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रेलवे का स्टेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। टोक्यो रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना होगा। टोक्यो में, जापान में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने? कैन यू इमेजिन? इंजीनियरिंग का कमाल है। देखो, 4 किलोमीटर लंबा स्टेशन है एरिया, पूरे के पूरे स्टेशन एरिया को लिफ्ट किया जैक लगा के, हाइड्रोलिक जैक लगा के, और उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, उसके नीचे बेयरिंग्स डाले, जैसे कि अर्थक्वेक अगर आए तो वो बेयरिंग्स हल्के हल्के मूव कर जाएंगे, स्टेशन मूव नहीं करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज दुनिया में है। और मोदी साहब ये कहते हैं कि ये दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको लेके आओ। ये जो कंस्ट्रक्शन की आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की आज की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। ये सब हम इन सब स्टेशंस में, इन सब कंस्ट्रक्शन में लेके आ रहे हैं।
ये उसका पूरा व्यू आप हर जगह देखोगे, जितने भी शहर के मेट्रो हो, हाई स्पीड हो, बीआरटी हो, उन सब को इसके साथ जोड़ा जाता है। ये हाई स्पीड लाइन है, ये वाले जो पीछे देख रहे हो आप, हाई स्पीड लाइन है, राइट। साथ में मेट्रो का स्टेशन, साथ में बीआरटी, ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड। और जो भी शहर की विरासत है, हजारों साल पुरानी, कई सौ साल पुरानी, उस विरासत को जोड़ के, उसको बचा के, उसको एम्पलीफाई करके, जरूरत नहीं लेजर की ना, तो उसको बचा के, उसको जोड़ के, उसको ध्यान में रखते हुए हर चीज करनी है। ये उसका डिफरेंट व्यू कंप्लीट आप देख रहे हो, एलिवेटेड रोड, ये रोड सारी एलिवेटेड रोड, करेक्ट। तो मैं आपको मजेदार स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल जुलाई में पीएम साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और कहा कि 500 स्टेशन के आसपास पे काम करना है, पहले 50 का डिज़ाइन लेके आओ। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की, करीब 2-2.5 महीने तक मेहनत करके लेके गए हम प्रेजेंटेशन। पीएम साहब ने करीब करीब 1.25 घंटे उस प्रेजेंटेशन को देखा, डिटेल में देखा, एक एक, मोदी साहब ने एक एक स्लाइड पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे, कई पूछा। 2-2.25 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में अप्रूव नहीं हुआ। पीएम साहब खुश नहीं दिख रहे थे, उन्होंने ओके नहीं किया कि आगे बढ़ो, ऐसा नहीं किया। तो हम लोग एकदम उदास वहाँ से बाहर निकले, मीटिंग से बाहर निकले और सोच रहे हैं कि क्या चक्कर है, क्या कमी रह गई, इतना मेहनत किया, इतना ध्यान दिया, क्या कमी रह गई। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आता है, अश्विनी, जो तुम्हारी टीम ने किया है काम, वो आज के लिए तो अच्छा है, लेकिन आगे के 50 साल का सोच के बनाओ, तब जाके होगा। क्योंकि हमारे नौजवानों के एस्पिरेशंस आज के एस्पिरेशंस नहीं है। वो लोग आगे के 25 साल 50 साल के हिसाब से शहर कैसे बढ़ेगा, लोगों के टेक्नोलॉजी के क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह का परिवर्तन आएगा, वो सब सोच के बनाओ। ऐसा देश का नेतृत्व है जो कि इतना बारीकी से, इतना आगे सोचता है, जो कि इतने इस तरह से सोचते हैं कि हमारे नौजवानों को आज जो चाहिए वो नहीं, आगे तक जो चाहिए वो सब, जो आज जो चाहिए वो भी, और आगे जो मिलना चाहिए वो सब भी, इसमें प्लानिंग करो। हम सब वापस गए, फिर 2 महीने लगे करीब, कंप्लीट नए आर्किटेक्ट्स लेके आए, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स के साथ बैठे, ट्रांसपोर्ट वालों के साथ बैठे, ट्रैफिक वालों के साथ बैठ के वापस सारी डिज़ाइन बनाई, सारी डिज़ाइनें बनाई। फिर एक नया 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें पीएम साहब ने कहा यस, नाउ गो अहेड, अब ये 50 साल के हिसाब से डिज़ाइन है। तो अब जितने भी आप स्टेशन देखोगे, चाहे बड़ा शहर छोटा शहर, चाहे बहुत बड़ा स्टेशन या छोटा स्टेशन, हर एक स्टेशन पे एक सुंदर रूफ प्लाजा। आप कितने लोगों के शहरों में या गांव में स्टेशन है, राइट? स्टेशन के दोनों तरफ शहर होता है, लेकिन एंट्री जनरली एक ही तरफ होती है। उससे क्या होता है, शहर पूरा डिवाइड हो जाता है, राइट? कितनी तकलीफ होती है। एंट्री सिर्फ एक तरफ है, रेलवे लाइन बीच में से जा रही है, आधा शहर इधर रह गया, आधा शहर इधर रह गया, करेक्ट? तो शहर को जोड़ने वाला बनना चाहिए, शहर को डिवाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं पीएम साहब। तो दोनों तरफ एंट्री होनी चाहिए और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए, सुगम रास्ता, कोई तकलीफ नहीं आए उसमें बीच में। दिव्यांग जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं हमारे साथी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आए, हर तरह का सोच के बनाओ। तो अब हर स्टेशन पे जो डेवलपमेंट चल रहा है उन सब में इसी तरह का ध्यान है। फिर ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, हर एक जगह सोलर, हर एक जगह एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सोच। इन सब के स्टेशंस के एस्टिमेट्स बन गए, डिज़ाइंस बन गए, सैंक्शंस हो गए और टेंडर निकल गए और कई जगह काम चालू हो गया। ये भी अहमदाबाद कि इसके अलग अलग व्यूज़
अंदर रूफ प्लाजा, ये बाहर से मेन व्यू। ये सूरत, सूरत में स्टेशन के बिल्कुल पास में बस स्टैंड है, ये वाला बस स्टैंड, राइट। तो बस स्टैंड, बस स्टेशन और स्टेशन, रेलवे स्टेशन दोनों इंटीग्रेट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। कितने लोग सूरत से यहाँ पे, सूरत स्टेशन पे बस स्टैंड एकदम पास में या दूर है? एकदम बाजू में, बरोबर है ना? एकदम बाजू में છે। કેમ છો? खूब मजामा ना, थोड़ा सा मजामा। गुड सार। तो ये कैसा लगा? अच्छा है, खूब सरस છે, एकदम सरस છે। देखो ये पूरी की पूरी एलिवेटेड रोड। लोग कहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने मोबिलाइजेशन चालू कर दिया है, राइट। 10-15 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, करीब करीब 6-7 महीने पहले डिज़ाइन अप्रूव हुई थी, टेंडर हुआ, टेंडर के बाद में अप्रूवल हुआ, अप्रूवल होके अब इस पे काम चालू हो गया है। तो अगेन सेम एलिमेंट्स, ये कंप्लीट रूफ प्लाजा बन रहा है पटरियों के ऊपर। पटरियों के बाहर वाला एरिया है, इसमें मल्टी मॉडल हाई राइज बिल्डिंग और चारों तरफ एलिवेटेड रोड, करेक्ट। ये चीज सब जगह हर एक स्टेशन पे बनेगी, सब में रूफ प्लाजा, अच्छे से बड़ा वेटिंग एरिया, जितने भी एलिमेंट्स हैं आसपास सब इंटीग्रेट होना चाहिए। अब छोटा स्टेशन लो उधना, उधना में भी वो कि वो एलिमेंट सब जगह रूफ प्लाजा। और ये सोमनाथ, सोमनाथ की साइड से कौन आता है इधर? है कोई सोमनाथ की साइड से? वेरावल, सोमनाथ, उस तरफ से आप हो, राइट। कितनी सुंदर जगह है, राइट। इतना सोच समझ के बिल्कुल मंदिर वाले तरीके से स्टेशन का डिजाइन किया, ये सोमनाथ का मंदिर। अच्छा लगा? आपकी एस्पिरेशंस पे 10 आउट ऑफ 10 है या कितना? 11 आउट ऑफ 10। मोदी जी को बता दूं ये? गुड, सुंदर लग रहा है? चलो वेरी गुड, आपने अप्रूव किया तो अच्छा लगा। ये भुज की साइड का, भुज में से कौन है? भुज वाली साइड से है कोई? कैसा है अभी स्टेशन उसके कंपैरिजन में? जोरदार, एकदम जोरदार, ताली बजाओ इनके लिए। इसमें भी रूफ प्लाजा। मैं क्यों बता रहा हूं ये, कि चाहे स्टेशन अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो, सूरत का हो, भुज का हो, जालना का हो, फालना का हो, कहीं का भी हो, छोटे से छोटा स्टेशन हो उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है। डिफरेंस नहीं करना है कि बड़े स्टेशन पे सारी फैसिलिटी, छोटे स्टेशन पे नहीं, वैसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट बोला है, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट बोला है कि चाहे जो स्टेशन बनाओ उसको वर्ल्ड क्लास ही बनाना है। टाइम लगेगा, बहुत आसान है फ्री ये सब कह के एकदम कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देना, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एक दम लगा के मेहनत करके ऐसा फाउंडेशन बनाओ जो कई कई वर्षों तक लोगों को बेनिफिट देता रहे। ये हमें याद रखना है, इजी या मेहनत करके सस्टेनेबल। दुनिया में बहुत सारे देशों ने इजी मनी वाली बात की और उनकी हालत आज कैसी है। आप लोग सब एजुकेटेड बच्चे हो, नौजवान हो, छात्र हो, आप समझते हो इन चीज़ों को। आप देखना आज कुछ कई देश हैं, यूके, उसकी हालत कैसी हो रही है, राइट। पास में श्रीलंका, कैसी हालत हो रही है। और जो मजबूती से सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं वो लोग किस पोजीशन में, या आप खुद जजमेंट करना, क्योंकि आपकी जनरेशन का प्रश्न है ये प्रश्न केवल हम लोगों का नहीं है। ये प्रश्न है कि आप लोगों की जनरेशन को किस तरह का भविष्य चाहिए, किस तरह का भारत चाहिए, किस तरह की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, उसका प्रश्न है ये। आपके सामने रिपोर्ट कार्ड,
रिपोर्ट कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब ने 199 बोला, अब 200 हो गया आज। उसमें से 134 के मास्टर प्लान बन गए करीब करीब। 65 के कंप्लीट डिज़ाइन अप्रूवल। डिज़ाइन अप्रूवल में केवल आर्किटेक्चरल चीज़ देखने की बात नहीं होती, उसका अंदर से किस तरह का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, किस तरह की रूफ प्लाजा बनेगी, किस तरह का आगे ट्रैफिक का डिज़ाइन है। जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं कोई? आप हो राइट। सिविल में कितना कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखना पड़ता है सारी चीज़ें, कंप्लीट एस्टिमेट बनाना, कंप्लीट उसका प्लान बनाना। तो वो सब डिज़ाइन 65 के डिज़ाइन अप्रूव हो गए, 47 के टेंडर्स हो गए और 34 स्टेशंस पे आज काम चल रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड है। अगली बार जब भी हम मिलेंगे इसमें से काफ़ी और चीज़ें आगे बढ़ गई होंगी। रिपोर्ट कार्ड तो ज़रूरी है, आपके प्रोफेसर लोग नहीं मांगते, टीचर लोग मांगते हैं ना, तो आप लोग मेरे टीचर हो यहाँ पे। अब मैं आता हूँ वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने वीडियो देखा जिसमें 180 के एमपीएच पे वंदे भारत चल रही है और पानी का ग्लास हिला नहीं? कितने लोगों ने देखा? जिन्होंने नहीं देखा वो आज ही इंस्टा पे, रील्स पे जाके देख लेना। क्या पसंद है आजकल? फेसबुक ज्यादा पसंद है या इंस्टा ज्यादा पसंद है? इंस्टा ही पसंद है, एकदम क्लियर, 100%। इंस्टा पे, रील्स पे जाके देखना या यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखना। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा पक्का देखना। जब पीएम साहब ने 14 में जिम्मेदारी संभाली देश की, 15 में उन्होंने कहा कि देश के लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। पुराने जमाने की ट्रेन्स थी, उनका समय हुआ, उन्होंने अपनी सर्विस की, लेकिन अब आगे की जनरेशन के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। तो पहले इंजीनियर सब जगह वर्ल्ड क्लास बने, जाओ भाई यूरोप जाओ, जापान जाओ, वहाँ जा जाके इंपोर्ट करते। मोदी जी ने कहा नहीं, इंपोर्ट नहीं चलेगा। लोग सोचे क्या मतलब है इंपोर्ट नहीं चलेगा? रेलवे के इंजीनियर्स तो आदत रहती थी एक। मोदी साहब ने कहा नहीं, इंपोर्ट तो नहीं चलेगा। फिर पीएम साहब ने कहा कि आपको खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करें वर्ल्ड क्लास ट्रेन? अरे बहुत मुश्किल काम है ये तो। सोचा कि कैसे करेंगे, लेकिन देखो देश के इंजीनियर्स पे, देश के टैलेंट पे जब प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया और विश्वास दिया और कॉन्फिडेंस दिया, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक्चुअली हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन करके दिखाई। 2019 में पहली 2 ट्रेन्स पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन्स 18 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर्स। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट? यही होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो। ऐसा होता है कि नहीं, राइट? इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो ये दो ट्रेन्स करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, एनी मेजर, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, दीज ट्रेन्स हैव रन फॉर ऑलमोस्ट 2 years। 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई। फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, राइट, कि 7 आया स्कोर तो बोलेंगे 7 नहीं 8 लाओ, 8 आया ठीक है पर 9 लाओ, 9 आया 9 तो ठीक है 10 लाओ, राइट? ऐसे ही हमारे पीएम साहब भी अच्छी बनाई है और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ। हमेशा आगे से आगे की सोचते हैं, हमेशा हमको कहते हैं कि नहीं और बेटर करो और बेटर करो और बेटर करो। तो फिर हम लोगों ने वापस लग पड़े, हम लोग पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड।
अभी हमारे ट्रैक्स में काफ़ी चेंजेस करने हैं। पटरियाँ अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिज़ाइंड है, तो उसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे, ट्रैक की टेक्नोलॉजी नई लाएंगे, कई तरह के नए चेंजेस करेंगे। तो ये जो ट्रेन अभी लॉन्च हुई है, 30 तारीख को लॉन्च हुई, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसकी डिज़ाइन में। किस तरह के चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे एक चैसी होता है। देखा आप लोगों ने चैसी? समझते हो चैसी में, राइट? चैसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है। गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चैसी पे डिपेंड होती है, राइट? वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट? बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है। टॉलरेंस समझते हो? टॉलरेंस, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स टॉलरेंस समझते हो, राइट? दो कंपोनेंट्स के बीच में गैप कितना है, करेक्ट? मैकेनिकल के हैं यहाँ पे कोई? मैकेनिकल नहीं पढ़ते आजकल, आजकल सब आईटी पढ़ते हैं। तो दो कंपोनेंट्स के बीच में अगर गैप 3 मिलीमीटर होता था पहले, इसमें 1 मिलीमीटर से कम का गैप रखा गया है सब जगह। इतनी फाइन इसकी डिज़ाइन है, इतनी बारीकी से इसकी डिज़ाइन की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया आज इसको वॉच कर रही है। वो पानी की ग्लास तो नहीं हिली, लेकिन सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया इस ट्रेन को नोटिस कर रही है। और ऐसी जब 20-40 ट्रेन चल जाएंगी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ही सप्लाई होगी। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगी। ये फिनोमिनन है जो कभी हमारे देश में 50, 60, 70 साल तक कभी इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं थी। ऐसा माइंड सेट नहीं था लोगों के। माइंड तो बहुत थे, लेकिन हिंदुस्तान का बेस्ट माइंड चला जाता था बाहर, राइट? कभी सोचते ही नहीं थी कि हिंदुस्तान में हम ज्यादा अच्छा काम करें, बेस्ट से बेस्ट काम करें। वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। जब पीएम साहब ने चालू किया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम से नई अपॉर्चुनिटीज निकली। इन 3 चीजों से एक नया कॉन्फिडेंस आया, राइट? और फिर 8 पे पहुंचे, CGPA 8 आया। 8 नहीं चलेगा, और लाओ। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिज़ाइन में। ये वंदे 3 की डिज़ाइन होगी। ये 200 kmph पे चलेगी, और तब तक ट्रैक्स भी काफ़ी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिज़ाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी, बोगी का डिज़ाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिज़ाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी, और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के, समझो अगर 2 पीस है, 2 पीस है तो 2 पीस के बीच में वैक्यूम रहेगा, इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट? वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है, और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिज़ाइन वर्क चल रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी। एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन,
बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी इससे एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3 इस तरह से रेलवे में हर एक फील्ड में, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन्स हो, चाहे ट्रैक्स हो, चाहे किसी भी चीज को देखो, हर जगह हिंदुस्तान की बनी टेक्नोलॉजी, अपने देश की बनी टेक्नोलॉजी, आपकी जनरेशन के लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी, आपकी जनरेशन के लिए सूटेबल डिजाइन्स, और आपके भविष्य के लिए क्या जरूरत पड़ेगी वो सोच के काम किया जा रहा है। अभी कवच, कवच का नाम किसने सुना? नाम सुना? वीडियो देखा जिसमें आपने सुना? क्या नाम आपका? शुभम। क्या है कवच? एक्सलेंट, वेरी गुड। शुभम के लिए ताली बजाओ यार। एक ही ट्रैक पे अगर 2 गाड़ी आ रही है तो वो टकरानी नहीं चाहिए, राइट। ये टेक्नोलॉजी बनाई रेलवे के इंजीनियर्स ने, इसका नाम है कवच। और अब एज वी स्पीक 3000 किलोमीटर्स पे इसके टेंडर हो चुके हैं और इंस्टॉलेशन चालू हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। ट्रेन के चारों तरफ एक तरीके से सेफ्टी का एनवेलप बना लेती है, और 2 ट्रेन अगर एक साथ आती है तो 380 मीटर पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए, मैं तो इंजीनियर हूं, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग को तो एक रहता है ना कीड़ा तो रहता है कि खुद टेस्ट करनी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए गए सिकंदराबाद। तो जाओ, पूरे रास्ते में जनरल मैनेजर साहब बोलते रहे कि साहब आप मत चढ़ो इसमें गाड़ी में, आप मत जाओ, मैंने हम कर लेंगे ना टेस्टिंग। मैंने कहा चक्कर क्या है, क्यों मना कर रहे हैं? बार 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 मना करें, नहीं नहीं सर आप मत जाओ ना, आप मत बैठो, हम कर लेंगे टेस्टिंग। तो फिर हमने कहा ठीक है, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी ट्रेन में बैठेंगे हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब। अगर दूसरी तरफ मंत्री बैठे होते दूसरे, तो एक ही बार में लेकिन बहुत सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। ये देखो चलेगी ये सेम ट्रैक पे 2, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था, सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आ रही। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुक गई। What an experience it was, I cannot share it with you. It was like surreal। जैसे ना वो जो ब्रेक होता है, इसमें पाँव से ब्रेक नहीं होता है, हाथ में होता है ब्रेक, राइट। तो हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ड्राइवर कहीं उसको ब्रेक तो नहीं लगा देगा। लोको पायलट ने ब्रेक नहीं लगाया, कवच ने अपना ब्रेक का इस तरह का लीवर होता है, राइट, अपने आप कोई टच नहीं किया हुआ उसको, अपने आप ब्रेक लग रहा है। वो भूतों वाली फिल्में देखते थे ना, दरवाजा साए साए हवा चल रही है, अचानक दरवाजा दौड़ डर लगा। वाकई अमेजिंग एक्सपीरियंस था। कोई हाथ नहीं टच किया, कोई पांव टच नहीं किया, कोई ब्रेक के पास नहीं है। मतलब मैं तो एकदम ऐसे देख रहा था ड्राइवर की तरफ, वो कहीं खट कहीं से पांव दबा देगा कुछ, कहीं नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं दबाया उसने। कवच ने एग्जैक्टली 380 मीटर्स पे अपने आप ब्रेक लगाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। दैट्स द टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, डिजाइन्ड इन इंडिया, डिजाइन्ड फॉर ऑल ऑफ यू। हम लोगों की जनरेशन ने ये सब चीजें नहीं देखी थी, आप लोगों के लिए ये सारी है। सेफ ट्रेन्स, अच्छी ट्रेन्स, अच्छे स्टेशंस। बहुत कैपेसिटी बढ़ानी है अभी, तो काम कम नहीं है, काम बहुत है इसमें। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके होगा, लेकिन सही दिशा में। बुलेट ट्रेन टोटली नए तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम, टोटली नई तरह की टेक्नोलॉजी।
आप में से कितने लोग बड़ौदा से हैं? काफी लोग। कितने लोग आनंद से हैं? कितने लोग सूरत से हैं? जितने भी रास्ते से वापी से लेके अहमदाबाद तक के रास्ते में जितने भी जिले हैं, हर जिले में तेजी से काम चल रहा है। 92 किलोमीटर्स के पिलर्स अभी तक बन गए। इसका काम देखने को गया आप में से? आपने देखा कैसा है काम? क्या नाम है आपका? विवेक, थोड़ा सा बताओ इस काम के बारे में। थोड़ा पास में जाके अगली बार देखना। आप चाहो तो अपने कॉलेज की तरफ से, ध्रुव भाई, आप चाहो तो कॉलेज की तरफ से प्रॉपर एक स्टडी टूर कर सकते हो। हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। डीआरएम साहब हैं यहाँ पे, डीआरएम साहब से आप कोऑर्डिनेट करके कभी भी एक स्टडी टूर कराओ। देखना चाहोगे? एकदम नई टेक्नोलॉजी, इतना मजा आएगा। इट्स रियल फन, इट्स वेरी थ्रिलिंग। एक टोटली नए तरीके से काम हो रहा है। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज। वैसे 8 नदियां हैं, हर एक रिवर पे एक नया ब्रिज बन रहा है इसका। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो ना, सारी मशीनें पहले तो बाहर से लाए और फिर अपना दिमाग लगा के हिंदुस्तान में बनाई, सारी की सारी मशीनें। ये फुल स्पैन 40 मीटर का गर्डर बन रहा है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक 40 मीटर्स, 40 मीटर्स यानी 130 फुट के आसपास, राइट? अंदाज लगाओ इसका वजन कितना होगा। 40 मीटर्स का गर्डर। गर्डर समझते हो ना? समझते हो गर्डर? नहीं तो मैं आगे दिखाता हूं गर्डर। ये रहा, ये गर्डर, ये पूरा पूरा गर्डर है। पूरा पिलर्स जो आपने देखे थे ना अभी पहले, इन पिलर्स के ऊपर रखा जाएगा। ये जो पिलर्स देखे आपने, ये 2 पिलर्स के बीच में एक गर्डर लगेगा, बराबर है? इन 2 पिलर्स के ऊपर एक गर्डर लगेगा। उस गर्डर के ऊपर पटरी बनेगी, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी है, राइट? तो एक पिलर, 2 पिलर, 2 के बीच में 40 मीटर का गैप है। 40 मीटर के गैप में एक गर्डर लगेगा। फिर इसके आगे वाला, फिर वही 40 मीटर का गैप, राइट? इस तरह की कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है। अंदाजा लगाओ एक गर्डर की वजन कितनी होगी। ये वाला गर्डर जो इसको ये बड़ी सी क्रेन उठा रही है ना, हाँ करेक्ट है, अंदाजन आसपास कितना? 1100 टन, 1100 टन, 1100 टन। 1100 टन का अंदाजा लगाओ। एक ट्रक कितना टन लेके जाती है? 20 टन। बड़ी ट्रक जो होती है डाले वाली, छोटी नहीं, 20 ट्रक लेके जाती, राइट? तो 20 ट्रक के हिसाब से कितनी ट्रक? 50 ट्रक लेके जाएगी तो 1000 टन होता है। 50 ट्रक लेके जाए, उतना भारी एक अकेला ये गर्डर, उसको ये क्रेन उठा रही है। और क्रेन पहले लेके आए बाहर से, बाद में सारी अपने यहाँ कंप्लीट हिंदुस्तान में बन रही है, राइट? पूरी टेक्नोलॉजी किस तरह से इसकी, ये क्रेन पूरी की पूरी इसको उठाएगा गर्डर को, पूरा गर्डर एक बार में बना, और उसके बाद में पिलर के पास लेके जाएगा। पिलर के ऊपर ये ट्रांसपोर्टर है। वो बचपन में अपने गांव में होता था ना, कान खजूरा, समझे? कान खजूरा क्या होता था? कान खजूरा, हाँ, कट 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 ऐसे चलता था। कितने सारे पांव होते थे उसके, 100 पांव होते थे। इस कान खजूरे के कितने पांव है? 216। 216 पहिए हैं इस गाड़ी के। 1000 टन इसको उठा के चलाना है, राइट? अब ये गर्डर आया, इस क्रेन ने उठाया, क्रेन ने उठा के, इस वाले क्रेन ने उठाया, इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर से गर्डर इस पिलर से इस पिलर के बीच में भी गैप है, राइट?
दिख रहा है? इस पिलर से इस पिलर के बीच में गैप है, तो यहां से उठा के गर्डर को अब यहां तक रखेगा, यानी एक के बाद एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, एक पिलर, इस तरह से आगे 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 कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। ये यहां से होता हुआ आया है, एक पिलर रखा, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल इस पिलर पे आए, इसके आगे से चल के इस पिलर पे आए, फिर अगला पिलर, और इस तरह से कंटिन्यूएशन। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कुल मिला के सिर्फ 4 देशों के पास है, सिर्फ 4 देशों के पास ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और ये सब आप सबके लिए। हम लोग तो इस दुनिया से निकल जाएंगे तब तक, राइट? आप लोगों की जनरेशन, हम तो कहीं कहीं पे टीवी देख रहे होंगे कि आजकल कृष्णा यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, 45 इयर्स के हो गए आप लोग, राइट? तब तक 47 में। तो आप लोगों के लिए सारी टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, ये सारी मशीनें हिंदुस्तान में बनी, पहले एक बाहर से लाए, फिर हिंदुस्तान में। अब मैं आता हूं ट्रेन से दूसरी जगह, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आज मैं आपके लिए सेमीकंडक्टर के वेफर लेके आया। बालाजी के वेफर खाए हैं? वैसे ही ये भी वेफर है, सेमीकंडक्टर का वेफर है, राइट? इसमें चिप्स बनती हैं, आलू की चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर की चिप्स। हर एक चीज आप जानते ही हो, आप सब मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हो, हर एक चीज में आजकल सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, ट्रेन हो, मिसाइल हो, घर में एयर कंडीशनर हो, कोई भी चीज हो, ये कैमरा आपके सामने जो खड़ा है, ये मेरे हाथ में माइक है, हर एक चीज में, ऑटोमोबाइल में, कार में, स्कूटर में, हर चीज में सेमीकंडक्टर की चिप्स लगती, राइट? सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने, ये देश का बहुत वर्षों से ड्रीम था। 30-40 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान में बने। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है ये, और इसको ढंग से अगर सोचो तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमको जरूरत क्यों है। आप सोचो, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नाम के वास्ते थी, प्रैक्टिकली कुछ भी नील के बराबर होती थी। मोबाइल फोन सारे इंपोर्ट होते थे, हर चीज प्रैक्टिकली इंपोर्ट होती थी। सोचते भी नहीं थे कि कोई हिंदुस्तान में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। आज बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया, बिकॉज ऑफ स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, इन 3 प्रोग्राम्स के कारण आज हिंदुस्तान में $80 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, $80 बिलियन की। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोजगार कितना है। $80 बिलियन की इंडस्ट्री में बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक तरफ है। रोजगार है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख रोजगार आज है, आज, एज वी स्पीक, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 17 to 18% पर एनम। 80 बिलियन से ये 300 बिलियन की तरफ जाएगी अगले 5 सालों में। और रोजगार जो 25 लाख है आज, वो 25 लाख रोजगार 1 करोड़ रोजगार की तरफ जाएगा। और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, इसके पीछे कंटिन्यूस हमारी मॉनिटरिंग, पीएम साहब कंटिन्यूसली फोकस करके रखते हैं। अभी बहुत जल्दी आने वाले दिनों में ही, आगामी दिनों में ही, विद इन फ्यू वीक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करें, किस तरह से, उसके ऊपर एक अप्रूवल होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। तो सबसे बेसिक जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल भी देश में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, राइट? तभी जाके हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरह खड़े होंगे, तभी जाके देश में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी, तभी जाके देश में और ज़्यादा चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब नए प्लांट लगते हैं, नई फैक्ट्री लगती है, तब नया रोजगार क्रिएट होता है, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ये साइकिल है, इस साइकिल को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? कॉज इफेक्ट है ये। अगर हम
फोकस करके इन्वेस्टमेंट लाएंगे तभी जाके नए रोजगार सृजन होंगे। तो सारा का सारा फोकस है नए इन्वेस्टमेंट्स लाने पे। उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अच्छा प्लान बना है। प्लान बन के ऑलरेडी अप्रूवल्स की स्टेज पे आ गया अभी, और आने वाले कुछ ही टाइम में पहली सेमीकंडक्टर फैब देश में लगेगी, और कई वर्षों का जो ये ड्रीम है, ये ड्रीम पूरा होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के प्लांट के, आपने किसी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट देखा है या वीडियो देखा उसका? वीडियो देखा है? देखने की चीज है, इतनी बारीकी से काम होता है और हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। अभी एक प्लांट लगने वाला है जल्दी एप्पल का, जिसमें एक प्लांट में, एक फैक्ट्री में 60,000 लोग एक साथ काम करेंगे। फैक्ट्री बन गई ऑलरेडी और उसमें पहला बैच ऑलरेडी लग चुका है, पर एक फैक्ट्री, अकेली फैक्ट्री में 60,000 लोग काम करेंगे। इस तरह की पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और उसी पोटेंशियल को हम लोग पीएम साहब बहुत फोकस के साथ, मतलब कोई भी दुनिया से किसी भी हिस्से से जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यक्ति आता है, पीएम साहब टाइम निकालते हैं उसके लिए। 1 घंटा चाहिए 1 घंटा, 2 घंटा चाहिए 2 घंटा, लेकिन देश में इस चीज को लाना है, क्योंकि उसमें आप सबका रोजगार, आप सबका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। अब मैं आता हूं टेलीकॉम के 5G। देखा अभी रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ। आपने अगर नोटिस किया हो, सुनील मित्तल एयरटेल के जो प्रमोटर हैं, देखा उनका भाषण क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा था कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल ड्रीम सच हुआ क्योंकि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया। आप देखना उनका स्पीच, वाकई इम्पॉसिबल चीज थी। क्यों? दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी है जो टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी एंड टू एंड जिनके पास है, सिर्फ 5। ऐसे में चैलेंज करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके आगे बढ़ाने की क्षमता लाना छोटी बात नहीं है। जैसे वंदे भारत में पीएम साहब ने भारत के इंजीनियर्स पे विश्वास किया, कॉन्फिडेंस दिखाया और बड़ा चैलेंज दिया, वैसे टेलीकॉम में भी मोदी जी ने चैलेंज दिया कि 4G और 5G की टेक्नोलॉजी पूरी भारत में बनाओ। बहुत मुश्किल काम था, हिमालय पे चढ़ने जैसा काम था, लेकिन जो उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, 1 साल लगे तो लगे, 2 साल लगे तो लगे, लेकिन इंपोर्ट करके नहीं लाएंगे, हम अपने ही देश में पूरी 5G की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, 4G की पूरी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। देश के अंदर तो लगेगी ही लगेगी, दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये थॉट प्रोसेस है जिस थॉट प्रोसेस के साथ काम चल रहा है। ये है टावर, ये टेलीकॉम का टावर है। इस टावर के ऊपर जो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? रेडियो, राइट? ये रेडियो है। रेडियो, इसी के अंदर एंटीना भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, काफी सारी चीजें, इसको रेडियो बोलते हैं बेसिकली, रेडियो यूनिट कहते हैं इसको। सबसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस है ये। किस तरह से उसका बीम बनेगा, कितना पावर से जाना है, और एक साथ 100-200 कनेक्शंस एक साथ, एक टावर में, एक जगह, कई बार तो 300 400 कनेक्शन, जो बड़े शहर के अंदर एकदम डेंस एरिया है, या फिर एक साथ जैसे मान लो मेट्रो से खूब सारे लोग उतरे या ट्रेन से एक साथ उतरे 1000 लोग, सब उतरते ही पहले फोन करेंगे ना अपने कि मुँह पहुंची गए थे हूँ पहुंची गया छे, राइट? तो गाड़ी इधर लेके आ जाओ भाई, या फोन करते ना कि अपने बेटा मैं पहुंच गया, बस अभी गाड़ी लगा लेना, सामने ले आना। स्कूटर वहां पे कहाँ खड़ा है बेटा? अच्छा, वो पार्किंग के पैसे बचाने थे। होता ना ऐसा। तो सीधे एक साथ खूब सारे फोन होते हैं,
ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करके, उस टेक्नोलॉजी को प्रूव करके, डेवलप करके हिंदुस्तान में बना 4G और 5G आज अपने पास रेडी है, और वही अब देश में डिप्लॉय होगा और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। अभी थोड़े दिन पहले G20 समझते हो आप? G20 ग्रुप ऑफ 20 जो सबसे बड़े देश है 20, उसमें से हिंदुस्तान आज 5वें नंबर पे है, तो बड़े देशों में से हमारी गिनती होती है, राइट? तो G20 के मिनिस्टर्स से जब मैं मिला, एक एक मिनिस्टर वेट कर रहा है कि कब हिंदुस्तान का 4G 5G का सोल्यूशन हमारे देशों में लगेगा। ये आप सबका भविष्य है, ये आप सबके सामने है, और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज है, आज है। आपको इसको लेके आगे जाना है 6G की तरफ। आपको, हम लोग 4G 5G पे आपको छोड़ के दे रहे हैं, आपको इसको 6G पे लेके जाना है। ये आपकी जनरेशन का काम है, राइट? आप लोग यंग स्टूडेंट्स हो, अब इससे कॉलेज कंप्लीट करके किसी न किसी जॉब में लगोगे, किसी न किसी में अपना खुद का काम करोगे। आप सबकी जिम्मेदारी है इसको, इसी टेक्नोलॉजी को, इसी इनिशिएटिव को, इसी मोटिव को बना के रखना। ये 5G का रेडियो थोड़ा एक, उसमें सब काफ़ी क्लटर था, इस तरह का रेडियो होता है, राइट? कंप्लीट भारत में डिजाइंड, भारत में बना हुआ और भारत में डिप्लॉय होगा। 5 स्टार्टअप्स लगाए हमने, 5 स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, बना के दिखाओ। किसी का अच्छा बना, किसी का कम बना, कोई और मेहनत कर रहा है अभी भी, लेकिन बन के आ गया, और एक नहीं 5। तो ये चैलेंज आप सबके ब्रेन का, आप सबके टैलेंट का ये एग्जाम्पल है, राइट? अब मैं लास्ट स्लाइड पे हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दायित्व संभाला, भारत का नंबर था 10वें नंबर पे। देश के, दुनिया के सारे देशों की जब ऐसे लिस्ट बनती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10वें नंबर पे था। काम चालू हुआ, जिस स्पीड से काम किया, पहले 10 से 9 पे हुए, 9 से फिर 8 पे आए, इटली को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, ब्राजील को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, रशिया को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ते गए, और अभी हाल ही में जिस देश ने कभी एक बार बोला था कि भारत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनको देश कैसे चलाना है आता ही नहीं है, उस देश को हमने पीछे छोड़ा। उसको हमने पीछे छोड़ा और आज हम 5वें नंबर पे आ गए। 8 साल में 10वें नंबर से 5वें नंबर। कुछ लोग बातें करते हैं कि 1 नंबर पे लेके जाना है, यहां तो हम लेके जा ही रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पास खाली प्रोमिसेस देने की बात नहीं है। जो कहते हैं कि 1 नंबर बनाना, हम तो 1 नंबर बनाने के रास्ते में ऑलरेडी चल पड़े हैं और 10वें से 5वें पे लेके आ गए हैं ऑलरेडी, और आने वाले 3 सालों में 5वें से 4थे पे जाएंगे हम। 3 सालों के अंदर अंदर 5वें से 4थे पे जाएंगे, और 8 सालों के अंदर अंदर, 6 सालों के अंदर, 6 से 7वें साल के आसपास हम 3रे नंबर पे पहुंचेंगे। देखो किस स्पीड से काम चल रहा है। 1 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए 63 साल लगे, 63 इयर्स, कांग्रेस पूरा पीरियड। दो 2010 से 17, 7 साल में 2 ट्रिलियन, 3 साल में 3 ट्रिलियन। ये नंबर आप गूगल, सब एजुकेटेड बच्चे हो, आप खुद चेक कर लेना कितने साल लगे, क्या लगे। IMF की वेबसाइट होती है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट होती है, उस पर सारा डेटा मिल जाएगा, राइट? ये जर्नी है, इस स्पीड से काम कर रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता हमको आगे 8 साल के अंदर अंदर 3रे नंबर पे पहुंचने पे। कोई रोक नहीं सकता, और उसके आगे जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक आप लोग डिसीजन मेकर्स बनोगे तब तक
हिंदुस्तान एक विकसित देश बन के निकलेगा। रेडी हो? अपना भविष्य अपने हाथ में लेके रखना है, किसी के भरोसे नहीं जाना है, खुद डिसाइड करना है, सही डिसीजन लेना है, एब्सोल्युटली करेक्ट कॉन्फिडेंस लेके चलना है। ठीक है ना? डन? चलो, गुड, वेरी गुड, थैंक यू।